आम चुनाव संपन्न हो गए, सरकार भी बन गई, लेकिन परिणामों की समीक्षा अभी बाकी है। जय हिंद, जोहार। आप देख रहे हैं आजाद लोकतंत्र। लोकसभा चुनाव परिणामों में भाजपा अपनी अपेक्षा ही नहीं, पिछली बार के प्रदर्शन से भी बहुत पीछे छूट गई। नतीजा अकेले दम पर बहुमत भी नहीं पा सकी। हम आपको अप्रत्याशित चुनाव परिणाम के छिपे कारणों की पड़ताल से कुछ छिपी बातें बता रहे हैं। आज की कहानी उत्तर प्रदेश में 5 से 37 सीटों के आंकड़े तक पहुंचकर शानदार प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी की छिपी रणनीति के बारे में बात करेंगे। लोकसभा चुनाव में यूं तो पूरे देश में ही चर्चा का विषय रहा, लेकिन सबसे अधिक सियासी चर्चा और आकर्षण का केंद्र उत्तर प्रदेश ही रहा और हर समय रहता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि केंद्र की राजनीति उत्तर प्रदेश से डील होती है। सर्वाधिक 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में जिसने भी बाजी मारी, प्राय वही केंद्र में सरकार गठित करता है। इस बार भी कहानी में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव निकलते निकलते अखिलेश यादव मानो या जान गए थे कि मध्य उत्तर प्रदेश का लक्ष्य साधना है तो उन्हें खुद चुनाव में उतरना होगा। यूं तो उनके कन्नौज से लड़ने की चर्चा वर्ष 2022 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इस पर कभी न तो सहमति दी और न ही खुलकर इनकार किया, न कोई बात की। इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने भतीजे तेज प्रताप को कन्नौज से प्रत्याशी जरूर घोषित कर दिया, लेकिन अपने लिए भी गुंजाइश बरकरार रखी। आखिरी समय में उन्होंने पत्ते खोले और नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन सबको चौंकाते हुए जाकर के पर्चा दाखिल कर दिया। हालांकि इसकी तैयारी उन्होंने पहले से ही कर रखी थी, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं थी। कांग्रेस से गठबंधन, सीटों का बंटवारा और फिर प्रत्याशियों की घोषणा में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह फैसले लिए, उसे अखिलेश यादव की जल्दबाजी और दबाव में काम करना समझा गया। पूरे राजनीतिक जो खिलाड़ी थे वो यही समझते रहे कि अखिलेश फिर अपरिपक्वता दिखा रहे हैं, लेकिन धरातल पर यह रणनीति थी जो पार्टी की जीत का आधार बना रही थी। हाँ, इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर जनता के अंदर चल रहे विरोध ने आग में घी की तरह भी काम किया, जिसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिला। अखिलेश की रणनीति की सफलता इसी से आंक लीजिए कि सपा ने घोषणा के बाद 13 प्रत्याशी बदले, जिनमें से 7 जीत गए। रामपुर में आजम खां की मर्जी के खिलाफ मुहिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी बनाया गया। मुरादाबाद में एसटी हसन की जगह अंतिम समय में रुचि वीरा को प्रत्याशी बना दिया गया। यह फैसला हर जगह उन्हें सफलता मिली। कांग्रेस से गठबंधन किया और यहां भी सीटों के बंटवारे में पूरी सतर्कता बरती। पल्लवी पटेल के विरोध को भी उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना, उन्होंने भी उसे भी नहीं विरोध किया। कुछ प्रत्याशी उतारे जिसमें अधिकतर जीत गए। बीच चुनाव पाल समाज से श्यामलाल पाल को सपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बसपा प्रमुख मायावती के करीब रहे बाबू सिंह कुशवाहा को बांदा से लाकर जौनपुर से लड़ा दिया। कानपुर बुंदेलखंड की 10 सीटों को उदाहरण माने तो समाजवादी पार्टी ने कई ऐसे चेहरे उतारे जो नए थे और लगा कि उनके पास चेहरे नहीं हैं। बादा में पहले उन्होंने शिवशंकर पटेल को प्रत्याशी बनाया। यहां भारतीय जनता पार्टी ने आर के पटेल पर दोबारा दांव लगाया था। बाद में शिवशंकर हट गए और नामांकन करा चुकी उनकी पत्नी कृष्णा पटेल को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। सजादी प्रत्याशी उतारने से ऐसा लगा कि सपा फिर भाजपा को उलझाना चाहती है, लेकिन कृष्णा पटेल चुनाव जीत गईं। फतेहपुर सिकरी पर लंबे समय तक हाँ ना का दौर चलता रहा और अंत में पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को नामांकन की अनुमति मिली। जाति समीकरण ठीक बैठे और नरेश जीत गए। इटावा में भी भाजपा ने डॉक्टर रमाशंकर कठेरिया के रूप में प्रत्याशी दोहराया। शुरुआत में माहौल कठेरिया के पक्ष में ही दिख रहा था, लेकिन परिणाम आते आते तस्वीर बदली और सपा के जितेंद्र दोहरे ने जीत दर्ज कर ली। यहाँ वंचित वर्ग एससी मतदाताओं की संख्या करीब 4.5 लाख है। इनमें से 2.5 लाख वोटर सिर्फ दोहरे हैं। फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य पर अखिलेश ने दांव लगाया। वह हार जरूर गए, पर 2678 वोट से जीते भाजपा के मुकेश राजपूत की कुर्सी जरूर हिला दिए। हमीरपुर में तो अजेंद्र सिंह राजपूत बिल्कुल नया नाम था।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल उनसे जीत ना सके। जालौन में समाजवादी पार्टी ने वाम सिर्फ और बसपा के मजबूत चेहरा रहे नारायण दास अहिरवार पर दांव लगाया और बाजी मार ले गए। यहां भाजपा ने केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा मैदान में उतारे थे। बहरहाल परिणाम के बाद अखिलेश यादव उत्साहित हैं और इन नतीजों को 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि यह रणनीति कैसे थी? इसे ऐसे समझिए, अखिलेश यादव के कन्नौज से लगातार दौरे और क्षेत्र के पुराने नेताओं की पार्टी में वापसी इसी रणनीति का हिस्सा थी। आपसी सीटों पर आसपास की सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा में भी उन्होंने जाति समीकरणों का पूरा ध्यान रखा, जिससे नतीजे उनके पक्ष में गए। उनके भाषणों में दोहराव जरूर दिख रहा था, लेकिन यह भी उनकी रणनीति का हिस्सा था। पिता मुलायम सिंह यादव के समय से इस क्षेत्र से अपना लगाव, समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा कराए काम, भाजपा सांसदों की जनता से दूरी के हथियार को मध्यम वर्ग से जोड़कर माहौल बनाया। पहले प्रत्याशियों की घोषणा और फिर उनमें बदलाव किए गए तो लगा कि जल्दबाजी और दबाव में ऐसा किया जा रहा है, लेकिन पहले चरण का मतदान होने तक साफ हो गया कि यह जल्दबाजी में किया गया फैसला तो नहीं था। उनके कदमों को लेकर सवाल उठे जरूर, लेकिन उन्होंने इसे मुद्दा नहीं बनने दिया। ये थी अखिलेश यादव की रणनीति, जो एक विशेष नजरिए से देखी गई। आपका भी कुछ नजरिया होगा, वो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। सियासत कहाँ नहीं है, चौखट से पनघट तक, चाय की अड़ी से बाजार की बैठक तक, अकेली जिंदगी से भीड़ की जमघट तक, हर जगह सियासत और हर किरदार सियासी है। सड़क से संसद तक चहकती सियासत तो कहीं उदासी है। यह सियासत किसी पर हुकूमत चलाती तो किसी के चरणों की दासी है। हम आजाद लोकतंत्र की इस श्रृंखला सियासत की बदकही में सुनेंगे सियासत के सतरंगी किरदारों के अतरंगी किस्से।